तो ये हो गया टोटल लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर 6:3:2. व्हाट इज मिनिमम कॉमन फ्रीक्वेंसी विथ व्हिच 3 पार्ट्स कैन वाइब्रेट? आल्सो कैलकुलेट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लूप्स फॉर्म्ड इन 3 पार्ट्स. नंबर ऑफ लूप कितने फॉर्म होंगे? टेंशन इन स्ट्रिंग वायर इज 400 न्यूटन एंड मास पर यूनिट लेंथ इज 0.01. तो वेव स्पीड तो कह सकते हो रूट टी बाई म्यू. रूट टी दिया 400, म्यू हो गया 0.01, तो 200 मीटर पर सेकेंड वेव स्पीड आ गई. और 6:3:2 टोटल लेंथ है 110 सेंटीमीटर. तो हर एक का लेंथ भी बता सकते हो. अब यहाँ पे देखो इसको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, मिनिमम कॉमन फ्रीक्वेंसी, मिनिमम कॉमन फ्रीक्वेंसी. तो फर्स्ट से देखो बेटा, तो N1 L1 इज इक्वल टू N1 L1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? N1 क्या है? ये फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन फॉर वायर 1. This is fundamental mode of vibration for wire 2. This is fundamental mode of vibration for wire 3. ये समझ में आ रही बात सबको? यस सर। अब इसका मतलब हो गया कि जब हम इसको L1 से मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ, देखो N1 L1 इज इक्वल टू N2 L2 इज इक्वल टू N3 L3. ध्यान देना, ये क्या है? दैट इज इक्वल टू 1/2 रूट टी बाई म्यू. मतलब तीनों के लिए सेम है. इसका मतलब हो गया कि N1 L1 की वैल्यू N2 L2 के बराबर और N3 L3 के बराबर होगी. ये समझ में आ रही बात? N1 क्या है? फंडामेंटल मॉड 1, N2 1, N3 1. हर एक का फंडामेंटल मॉड लिख रहे हैं, लेकिन लेंथ, लेंथ L1 लिखोगे तो ये बताओ कि 6:3:2. तो इसका मतलब 6 डिवाइडेड बाई सम, 6 + 3 + 2 11 इंटू 110 सेंटीमीटर. कितना आ जाएगा बेटा? 60 सेंटीमीटर. ये 0.6 मीटर. L2 कहोगे तो 3/11, 3/11 इंटू 110, यह आ जाएगा सेंटीमीटर. तो यह 0.3 मीटर. L3 कहें तो क्या हो जाएगा? 2/11 इंटू 110 सेंटीमीटर कहें, या इसी को कह दें 0.2 मीटर. अब ये देखो इसको ए इक्वेशन ए से देखो, फ्रॉम ए N1 L1 L1 है 0.6, 0.6 N1 इज इक्वल टू 0.3 N2 इज इक्वल टू 0.2 N3. इससे क्या मतलब निकला बेटा? इससे क्या निष्कर्ष, क्या 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 कंक्लूजन निकला? इसको लिख सकते हो 6N1. ध्यान देना, 6N1 इज इक्वल टू 3N2 इज इक्वल टू 2N3. N1 क्या है? Fundamental mode of vibration in first string having length 0.6 meter. N2 is fundamental mode of vibration for string 2 having length 0.3 meter. N3 is fundamental mode of vibration of string having length 0.2 meter. ये N1 N2 N3, ये इसका मतलब क्या हुआ कि फंडामेंटल मॉड है. इसका मतलब क्या हुआ कि 6 टाइम ऑफ फंडामेंटल मॉड फॉर स्ट्रिंग 1. ध्यान से समझो बेटा, 6N1 जो होगा वो 3N2 के बराबर है. इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो सिक्स्थ हार्मोनिक है, दोनों स्ट्रिंग का इंड फिक्स है. थर्ड हार्मोनिक सेकेंड स्ट्रिंग के बराबर होगा, और सेकेंड हार्मोनिक थर्ड स्ट्रिंग में जो होगा सेकेंड हार्मोनिक, मतलब 2 लूप होगा, 3 लूप होगा बीच वाले में, 6 लूप होगा पहले में. तो जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, या हम कहें जो वेवलेंथ होगा, दैट विल बी सेम. देख भी सकते हो, यहां से देखो. इसका मतलब हो गया कि जो हमारा स्ट्रिंग है 6:3:2, अगर हम इसको दिखाएं यहाँ पे, ध्यान से समझो बेटा. तो पहले में 6, फर्स्ट में 6 होंगे, दूसरे में 3, तीसरे में 2. मतलब ये हुआ और इसमें हम कह दें
दूसरे में 3 और लास्ट में ये हमारा हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड स्ट्रिंग। एक बात बताओ, वेवलेंथ सेम होगा बेटा? यस सर। देखो यहाँ पे क्या हो गया, लैम्डा बाई टू कितना हो गया, 6 लैम्डा बाई टू। 6 लैम्डा 1/2 इज इक्वल टू 0.6। तो लैम्डा 1 कितना आ गया, 0.2 मीटर। दूसरे से देखो, 3 लैम्डा 2/2 कितना हो गया, 0.3 मीटर। लैम्डा 2 आ गया 0.2 मीटर। वेवलेंथ सेम आ गया ना बेटा? यस सर। और इसका देखो यहाँ पे लैम्डा 3 कहोगे, मतलब इसको कह दो 2 × लैम्डा 3/2। ये लैम्डा 3/2 है तो 2 लूप है, इज इक्वल टू 0.2। तो लैम्डा 3 आ गया 0.2 मीटर, सेम आ गया। तो वेव स्पीड फ्रीक्वेंसी सब सेम होंगे, मतलब कि जो फर्स्ट स्ट्रिंग है ये अपने 6th हार्मोनिक में, इसको हम कहेंगे, यहां से ध्यान देना, इसको क्या कहोगे कि ये फर्स्ट स्ट्रिंग अपने 6th हार्मोनिक में वाइब्रेट करेगी, सेकेंड स्ट्रिंग 3rd हार्मोनिक में वाइब्रेट करेगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फर्स्ट 6th N1, तो 6th हार्मोनिक ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग, 6th हार्मोनिक, या कौन सा टोन होगा बेटा, और फिफ्थ ओवरटोन। ओवरटोन, फिफ्थ ओवरटोन। फिफ्थ ओवरटोन, क्योंकि दोनों एंड फिक्स है, इज इक्वल टू 3rd हार्मोनिक ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग और सेकेंड ओवरटोन। इसलिए कि ये बातें तुम बार बार लिख रहा हूं कि तुम्हारे एकदम टिप पे आ जाए। दैट इज इक्वल टू सेकेंड हार्मोनिक फॉर स्ट्रिंग 3 और फर्स्ट ओवरटोन, ये सेम हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं, अब ये हम कितने लूप बनेंगे बता ही दिया गया, इसमें 6, 3, 9 + 2 11। टोटल नंबर ऑफ लूप भी पूछा है, नंबर ऑफ लूप दैट इज इक्वल टू 6 + 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 11 लूप। और अगर फंडामेंटल मॉडल, अगर ये पूछा जाए फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज मिनिमम कॉमन फ्रीक्वेंसी व्हिच 3 पार्ट्स कैन वाइब्रेट, मिनिमम कॉमन फ्रीक्वेंसी। तो हम या तो पहले वाले का हम कह दें 6th हार्मोनिक लिख दें, फंडामेंटल लिखे फर्स्ट का और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, या तो फंडामेंटल सेकंड का लिखें 3 से मल्टीप्लाई करें, या फंडामेंटल थर्ड का लिखें और उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, सेम आएगा मिनिमम के लिए। ठीक है बेटा? यस सर। तो 6N1 अगर हम लिखेंगे तो इसका मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज 6N1, तो 6 × N1 अपॉन कह देंगे, ये हो जाएगा 6 × फंडामेंटल मॉड हो जाएगा 2L1, 2 × 0.6 √T अपॉन T हो गया बेसिकली 200, T दिया, टेंशन दिया है, इसको हमने लिखा वैसे 200 मीटर पर सेकंड, टेंशन दिया है 400, 400/0.01, 400/0.01, तो ये हो जाएगा 6/2 × 0.6 × 200, तो ये हो गया 10/2, तो ये हो गया 1000 हर्ट्ज। ये बेटा 6, यहाँ पे हम कहते हैं 6th हार्मोनिक या 3rd हार्मोनिक सेकंड वायर के लिखेंगे तब भी ये यूनिट का ध्यान रखना, सेंटीमीटर में दिया है, ये मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में, तो इसको भी हमने मीटर में लिख दिया। तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अगर हम पूछते हैं नेक्स्ट हायर कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, तब क्या आंसर होता? दिव्यम, भाव बोलो, हर्षित। सर 2000। नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं? हाँ, ये 2N3 आया, सुनो 2N3 आया, ये 1000, 3N2 आया 1000, 6N1 1000 आया, 6N1 की वैल्यू 1000 है, 3N2 1000 है, 2N3, इसका मतलब हो गया कि N1 ये फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन था, तो फिर नेक्स्ट में क्या होगा, N2 होगा, तो 12
कितना मतलब नेक्स्ट में क्या होगा, कितने लूप बनेंगे? तो फंडामेंटल में n1 n2 n3 हमने 1 1 रख दिया। नेक्स्ट हायर के लिए क्या रखोगे? n1 n2 n3 2, क्या 12, रखोगे? 6 and 4. 2 रखोगे। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट हायर के लिए? फॉर नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी, फॉर नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी since 6 n1 is equal to 3 n2 is equal to 2 n3, तो यहाँ पे हम कह देंगे ये हो जाएगा n1 हो जाएगा 2 n2 n1 2 n2 2 n3 2। तो क्या कहोगे, ये क्या हो जाएगा? 12th हार्मोनिक इन फर्स्ट स्ट्रिंग दैट इज इक्वल टू 6th हार्मोनिक। क्या लिखोगे बेटा? Second string. n2 2 होगा तो ये आ जाएगा 6n1 फंडामेंटल मॉड। इसको हम नेक्स्ट कह दें तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12th हार्मोनिक कह देंगे, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें 6th हार्मोनिक कह दें। मतलब इसी को नेक्स्ट हायर में ऐसे भी लिख सकते हो, n1 n2 वही रहने दो फंडामेंटल। ये 12 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 n1 इज इक्वल टू 6 n2 इज इक्वल टू 4 n3। 4 n3 इसका मतलब ये फंडामेंटल मॉड है, ध्यान देना फंडामेंटल मॉड है, फंडामेंटल का 12th टाइम, फंडामेंटल का 6th टाइम, फंडामेंटल का 4। इसका मतलब नेक्स्ट जो होगा 12th हार्मोनिक होगा पहले का। समझ पा रहे हो बात को? Yes, sir. फर्स्ट दैट इज इक्वल टू 6th हार्मोनिक। कभी कभी नेक्स्ट भी पूछ लेते, 6th हार्मोनिक ऑफ सेकेंड वायर दैट इज इक्वल टू 4th हार्मोनिक, तो वही बात आ जाएगी 4th हार्मोनिक ऑफ थर्ड। तो इसका मतलब 2000 हो जाएगा। समझ गए ना? ऐसे करना है। चलिए, तो ये बात जो है वो गड़बड़ हो गया था, उसको इग्नोर कर देना, वैसे हमने भेजा ही नहीं था वो वीडियो में देखना तो उसको मत देखना। चलिए, अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो स्टैंडिंग वेव हम लोगों ने बात किया था। स्टैंडिंग वेव किस में बात किया था बेटा? स्ट्रेच स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव का। अब हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव के कारण जो स्टैंडिंग वेव होगा। स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव, ये लास्ट टॉपिक है, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं पहला, इसको कहते हैं ऑर्गन पाइप। व्हेन बोथ एंड आर ओपन, वैसे ही रहेगा सिमिलर, व्हेन बोथ एंड्स आर ओपन, व्हेन बोथ एंड आर ओपन, व्हेन बोथ एंड आर ओपन। तो जैसे आर्गन पाइप एक स्मॉल रेडियस का पाइप लेंगे, ये जो पाइप लेकिन हम दिखा रहे हैं थोड़ा सा बड़ा। कभी कभी देखो जब एक पतली पाइप लेकर के फूंक मारते हैं तो उसमें साउंड वेव जनरेट होती है कि नहीं होती है? पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का, बहुत बड़ी पाइप रहेगी, फूंक मारोगे तो हवा वैसे निकल जाएगी, कुछ नहीं होगा। पतली पाइप लेकर के कभी कभी ऐसे बजाते हैं कुछ लोग ना। तो ये देखो जैसे एक ये है यहाँ पे आर्गन पाइप, व्हेन बोथ एंड आर ओपन, इसका रेडियस कम है पाइप का, लेकिन बहुत कम रेडियस दिखाएंगे तो बात इतना क्लियरिटी नहीं आएगी। तो ध्यान से देखो क्या होता क्या है एक्चुअल में, कि जैसे यहाँ पे कोई भी हम वेव जनरेट करते हैं तो वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में टू एंड फ्रो मोशन होता है। तो जब रेडियस कम होता है तो यहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ जाती है तो कुछ पार्ट तो ट्रांसमिट हो जाता है और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है। मीडियम का डेंसिटी, अगर हम एयर अगर कहीं पे किसी पाइप में अगर हम उसमें ब्लो करेंगे एयर तो वहां डेंसिटी चेंज होगी। डेंसिटी चेंज होगी तो उसके मीडियम के पार्टिकल जो होंगे वो वाइब्रेट करेंगे, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करेंगे तो दूसरे एंड में पहुंच के फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है इसके अंदर पाइप के, तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसा कि हमने बताया था कि अगर कोई मीडियम है, मीडियम की डेंसिटी अगर अलग अलग है, मीडियम 2 याद करो, मीडियम 1 हमने कहा कोई वेव पल्स है,
अगर यहाँ वेव स्पीड v2 है, इस मीडियम में v1 है, तो ये अगर कोई इंसिडेंट वेव जा रही तो ये एक ट्रांसमिटेड वेव, एक तो ट्रांसमिटेड वेव होगी, इसका एम्पलीट्यूड 80 रहेगा और वो राइटवर्ड जा रही है, और एक वेव जो होगा वो वापस आ रही होगी उसी मीडियम में। अगर v2, इफ v2 इज ग्रेटर देन v1, तो रेयर मीडियम में जा रही, इसका मतलब रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन होगा तो सेम फेस में रिफ्लेक्टेड वेव आ जाएगा। अगर इफ v2 इज लेसर देन v1, डेंसर मीडियम होता, तो ट्रांसमिटेड वेव तो उसी फेस में होता 80, ये बता चुका हूं, और वापसी जो होता उसमें 180 डिग्री का फेस डिफरेंस आ जाता रिफ्लेक्टेड का। और इसका मैंने एक्सप्रेशन भी लिखा है, ए आर इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 लिखा था बेटा, देख लेना, इनटू इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड, और ये ट्रांसमिटेड होगा 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड। तो अगर v2 कम होगा, फर्स्ट से देखो v2 कम होगा तो v1 से, यहाँ पे देखो अगर v2 कम होगा, v2 इज लेसर देन v1, तो अपने आप AR निगेटिव आ जाएगा, और 80 किसी वैल्यू के लिए पॉजिटिव निगेटिव नहीं आएगा। तो मतलब जो यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है इसमें, तो उनके कारण यहाँ पे बन रहा है स्टैंडिंग वेव। अल्टीमेटली बात ये स्टैंडिंग वेव बनेगा, तो देखो इसका ये पॉइंट ऐसे बनेगा, ये एंटी नोड हो गया। डिस्प्लेसमेंट वेव की बात करें, याद करो लॉन्गिट्यूडनल वेव का इक्वेशन लिखा था, S इज इक्वल टू एस नॉट एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा था। इसका जो प्रेशर वेरिएशन आया था, हमने वहां एक टर्म यूज किया था, प्रेशर वेरिएशन जो आया था वो हमने कहा था माइनस बी डेल एस बाई डेल एक्स, इसको कहा था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। फिर एक बार लिख दे रहा हूं, जिससे अब बताएंगे बेटा, इसके बाद वही बच्चा ही है बस एक चैप्टर स्ट्रेस स्ट्रेन कैलोरीमेट्री और थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। डेल एस बाई डेल एक्स वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिखा था, और ये कहा था कि पी चेंज इन प्रेशर, पी जो होगा वो चेंज इन प्रेशर होगा, चेंज इन प्रेशर। तो ये बात हमने यहाँ बताया था। तो डेल एस बाई डेल एक्स कहेंगे फर्स्ट से, तो जो प्रेशर वेरिएशन आएगा, एस तो हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, लॉन्गिट्यूडनल वेव का ऑसिलेट ऐसे करेगा, मीन पोजीशन से एक्स कहीं पे भी पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में डिस्टरबेंस जा रहा है उसी डायरेक्शन में। जैसे साउंड वेव हमारा एग्जांपल है, ये हम वर्टिकल दिखा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, या ऑसिलेट मीडियम के पार्टिकल कर रहे हैं और इसी डायरेक्शन में डिस्टरबेंस भी प्रोपोगेट कर रहा है, तो इसको हम फिर कभी किसी पार्टिकल का पोजीशन जो लिखते हैं मीन पोजीशन से, वो एस लिखा था, डिराइव किया था, एस लिखा था, एस नॉट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। यह आया था साइन के एक्स, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एस लिखेंगे ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक्स तो डिफाइन होगा कहीं से किसी पॉइंट से, उस पार्टिकल का पोजीशन किसी इंस्टेंट पे, और जो पार्टिकल मीन पोजीशन से जा रहा है ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा मैक्सिमम जो जा सकता है, ओमेगा टी। तो प्रेशर जो आया था, चेंज इन प्रेशर वो आया था पी मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब प्रेशर एम्पलीट्यूड, ये आया था कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इन दोनों में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का था। जहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, इफ एस इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ओमेगा टी, ये भी देख लो ध्यान से, ओमेगा टी विल बी इक्वल टू 0 पाई 2 पाई 3 पाई, तो वहां पे पी क्या होगा, प्लस माइनस मैक्सिमम। ये वेरिएशन पी चेंज इन प्रेशर है, चेंज इन प्रेशर, change in pressure मतलब P maximum is maximum, this is pressure amplitude, P maximum is pressure amplitude, pressure amplitude। लेक्चर देख लेना एक बार बेटा अगर जिनका मिस हो गया, ये प्रेशर एम्पलीट्यूड हो गया। तो प्रेशर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना, प्लस माइनस पी मैक्सिमम। अगर नॉर्मल प्रेशर कहीं पे पी एटमॉस्फेरिक है, तो यहाँ पे प्रेशर जब हम बात करेंगे, तो जहाँ पे प्रेशर ये आएगा चेंज, वहां पे हम प्रेशर कहेंगे पी एटमॉस्फेरिक या नॉर्मल प्रेशर प्लस पी मैक्सिमम, और पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी मैक्सिमम, उनके बीच प्रेशर ऑसिलेट करेगा। कोई प्रेशर मेजरिंग डिवाइस रखेंगे तो ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट किसके बीच करेगा, एटमॉस्फेरिक नॉर्मल प्रेशर माइनस पी मैक्सिमम मिनिमम होगा,
और पी मैक्सिमम, पी नॉर्मल हुआ बीच में, उसके बाद फिर राइट जाएगा पी मैक्सिमम, वो जो रीड करेगा दैट इज पी एटमॉस्फेरिक या नॉर्मल प्लस मैक्सिमम प्रेशर एम्पलीट्यूड। खैर ये देखो यहाँ पे अभी जो बात कर रहे थे तो ये यहीं से आया था, ये बस एक बार बता रहे थे। तो क्या होगा कि जब दोनों एंड ओपन होगा, तो दोनों एंड ओपन होगा तो उसमें क्या हो गया, ये रहा आर्गन पाइप, बोथ एंड आर ओपन, जो लेंथ होगा आर्गन पाइप का वो एल रहेगा सेम। इसमें ये एंटी नोड बनता है, ये होता है एंटी नोड, ये इसके बीच होता है एक नोड। ये हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेव का, डिस्प्लेसमेंट वेव का हम यहाँ पे दिखाते हैं कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे अगर प्रेशर कहें तो जहां पे एस मैक्सिमम होगा, जहां एस मैक्सिमम होगा वहां प्रेशर मिनिमम होगा। तो यहाँ मैक्सिमम है तो इसी का अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का ध्यान देना, प्रेशर वेरिएशन अगर यही हम सेम आर्गन पाइप की बात करें तो इसमें प्रेशर वेरिएशन का दिखाएं तो इस तरीके से बनेगा ये वेव, क्योंकि इनके बीच फेज डिफरेंस है फेज डिफरेंस है π/2 का। तो ये हम कहेंगे प्रेशर वेव, जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहां पे प्रेशर मिनिमम होगा, जीरो होगा। तो इनके बीच ये लेंथ स्ट्रिंग की वही है एल। तो चलो इस पे हम क्वेश्चन कराएंगे अलग से। ये देखो एल है तो लैम्डा कितना हो गया, λ/4 प्लस λ/4 क्या हो जाएगा, λ/2। λ/2 इज इक्वल टू एल। तो λ1 क्या कहोगे, 2l। इसका मतलब हो गया कि अगर इफ वेव स्पीड इन दिस मीडियम, वेव स्पीड इज v, तो हम फ्रीक्वेंसी क्या कहेंगे आर्गन पाइप में, f इज इक्वल टू v/λ1 v/2l। इसको हम कहते हैं फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन और फर्स्ट हार्मोनिक। दिस इज फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, मोड ऑफ वाइब्रेशन और फर्स्ट हार्मोनिक, और फर्स्ट हार्मोनिक, या इसी को फंडामेंटल टोन कहेंगे, फंडामेंटल टोन। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेम आर्गन पाइप है, सेम आर्गन पाइप है तो दो एंटी नोड बन जाए, बोलो, एक दो एंटी नोड बन जाए बेटा। मतलब हम ये कहते हैं कि अगर मान लो नेक्स्ट हार्मोनिक की बात करें आर्गन पाइप में, लेंथ वही है एल, ये बताओ ये कौन सा वेव, डिस्प्लेसमेंट वेव दिखा रहे हैं कि प्रेशर वेव दिखा रहे हैं, प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वेव दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ओपन एंड पे ये मैक्सिमम होगा डिस्प्लेसमेंट वेव। पूछा नहीं गया लेकिन जब कभी भी पूछा जा सकता है, जब पूछ लेते हैं तो वही सब करने लग जाते हैं। तो ये देखो अगर इसका प्रेशर वेव कहें तो जहां ये एंटी नोड है वहां नोड बनेगा, इसका इसका वहां पे बनेगा नोड, और जहां पे और जहां पे ये एंटी नोड होगा वहां हो जाएगा, जहां नोड होगा वहां एंटी नोड हो जाएगा, देखना ध्यान। ये क्या हो गया, नोड, ये क्या हो गया, नोड, ये क्या हो गया बेटा, नोड। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल वेव को फील करना पड़ेगा, इसका एक बार मैं अलग से बताऊंगा, चिंता न करो, कोई बात नहीं। जो स्ट्रिंग ट्रांसवर्स वेव में, तो स्ट्रिंग से खुद भी तुम करके देख सकते हो, इसमें विजुलाइज करना पड़ेगा साउंड वेव कहाँ दिखता है, तो उसमें जो वाइब्रेट कर रहे होंगे उसी को, उसको हम एक बार रिपीट कर देंगे, कोई टेंशन ना लो। तो ये हो जाएगा ऑर्गन पाइप में, तो ये हम कहेंगे प्रेशर, इसलिए बता रहे हैं भाई। अभी प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट देखा, 90 डिग्री फेज डिफरेंस है, जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहां प्रेशर मिनिमम होगा, जहां डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वहां पे प्रेशर मैक्सिमम है, वेरिएशन 90 डिग्री फेज डिफरेंस है। तो प्रेशर वेव, लेंथ स्ट्रिंग का एल है, वेव लेंथ हम कह दें λ2, कोई बात नहीं।
तो लैम्डा 2, तो देखो ये लैम्डा 2/2 लैम्डा 2/2 कितना हो गया, लैम्डा 2 लैम्डा 2 हो गया। यहाँ पे लैम्डा 2/2, ये लैम्डा 2/4, ये भी ऐड करोगे तो कितना आएगा लैम्डा 2, लैम्डा 2 इज इक्वल टू एल। फ्रीक्वेंसी कहोगे v बाई v, वेव स्पीड मीडियम चेंज नहीं हो रहा, वही रहेगा लैम्डा 2 v बाई एल। इसको कह सकते हो 2 इंटू वी बाई 2l। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि फंडामेंटल से हम कंपेयर करना चाह रहे हैं। ये हो गया 2f1, इसको कहेंगे f2। f2 क्या हो गया, सेकेंड हार्मोनिक। क्या हो गया बेटा, सेकेंड हार्मोनिक। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा बोलो, थर्ड हार्मोनिक। 4 होंगे थर्ड आपकी बात। हार्मोनिक होगा। दो हार्मोनिक में दो प्रेशर वेव के दो लूप बन रहे हैं, राइट। इसमें देखो नोड 2 हो गए, अब नोड कितने हो जाएंगे, 3। तो प्रेशर वेव के अगर हम कहें फॉर थर्ड हार्मोनिक, फॉर थर्ड हार्मोनिक, बोलो हर्षित, ये कौन सा वेव दिखा रहे हैं, प्रेशर वेव या डिस्प्लेसमेंट, भाव बोलो बेटा। प्रेशर वेव। प्रेशर वेव, हाँ गुड, प्रेशर वेव दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इसका डिस्प्लेसमेंट वेव दिखाएंगे तो जहां पे नोड है वहां एंटी नोड होगा, इसका नोड यहाँ कहीं पे बने, ठीक है। तो ये जो है जहाँ पे एंटी नोड है वहां वहां पे नोड बने, ये डिस्प्लेसमेंट वेव हुआ। अब देखो ये हो गया 3 लैम्डा, लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2, तो 3 लैम्डा 3/2 इज इक्वल टू एल। एल वही है, यहाँ पे हम कहेंगे ये लैम्डा हो गया, लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा 3/2 इज इक्वल टू एल। तो लैम्डा 3 कितना हो गया, 2l/3। तो यहाँ पे एफ क्या कह दोगे, v बाई लैम्डा 3, v बाई लैम्डा 3, 3v/2l, दैट इज 3f1। इसको कहेंगे f3, f3 कहेंगे थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। अब बेटा इसी देख लो, इसका मतलब इसमें हम कहेंगे थर्ड हार्मोनिक में प्रेशर वेव में कितने लूप बन रहे हैं, 3। इसमें 2.5, 2 मतलब 3 बनेंगे, लेकिन 2 ये बनेंगे और फिर हाफ हाफ ये बनेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं f1:f2:f3, f4:f5, odd even all harmonics will be present, odd even all harmonics will be present। और इसी को हम कहेंगे, ध्यान देना, तो फर्स्ट को छोड़ करके हम इसको कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। पहले को फंडामेंटल को नहीं काउंट किया जाता है, ओवरटोन में फर्स्ट ओवरटोन, इसको कहेंगे सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन नाम से याद रखना, थर्ड ओवरटोन। क्वेश्चन में ओवरटोन के टर्म में भी दिया जाता है, इसलिए मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ। फोर्थ ओवरटोन, इसका मतलब nth ओवरटोन, nth ओवरटोन इज इक्वल टू n+1 हार्मोनिक when both ends are open। समझ में आई बात बेटा? यस सर। इसमें ऑड इवन हार्मोनिक सब प्रेजेंट है, तो इसको हम कह सकते हैं फंडामेंटल को छोड़ करके, इसी को हम कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन ना कह करके इसको कहते हैं फंडामेंटल टोन, फंडामेंटल टोन। और इसको हम कहेंगे जहां पे सेकंड हार्मोनिक आ जाएगा, या इसी कहेंगे और फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। यहाँ थर्ड हार्मोनिक, ये इसी कहेंगे सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। तो ये हो गया। अगर मान लो कि एक एंड क्लोज्ड है, जैसे वहां स्ट्रिंग में एक एंड फिक्स था, पहले केस में दोनों एंड फिक्स था, अब एक एंड अगर फिक्स है तब क्या करोगे, बोलो फिक्स बेटा। वाले एंड पे नोड बन जाएगा प्रेशर वेव में। हाँ बिल्कुल सही बात है। सर यहाँ when one end is closed, end is closed,
व्हेन वन एंड क्लोज, एक एंड क्लोज होगा आर्गन पाइप में, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेव की बात करेंगे तो ये तो ओपन एंड पे एंटी नोड बनेगी और यहाँ पे नोड बनेगा, यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी 180 डिग्री फेज डिफरेंस से और ये मिला करके बना देंगी क्या, स्टैंडिंग वेव। वेव पास नहीं होगी, यहीं से रिजिड एंड है, यहाँ पे वेव आएगी और यहीं से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये हो जाएगा, अगर लेंथ एल है इसको हम कहेंगे लैम्डा 1/4 इज इक्वल टू एल, तो लैम्डा 1 हो जाएगा 4l। ये क्या हुआ बेटा, ये दोनों क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेव। इसी का अगर हम प्रेशर वेव दिखाएं, इसी को अगर हम प्रेशर वेव दिखाएं तब ये एंड हो जाएगा नोड, ये नोड होगा और जहां पे वो नोड बना था एंटी नोड हो जाएगा, प्रेशर यहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो दिस इज प्रेशर वेव। जहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहां प्रेशर मिनिमम होगा, नॉर्मल, इसका लेंथ एल कह दे, तब भी बात वही आई, लैम्डा 1/4 इज इक्वल टू एल, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4l। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो V/4l, इसको कहेंगे फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन ये नाम है। इससे भी हम पकड़ लेंगे कि लैम्डा और एल में क्या रिलेशन होगा। ये बेसिकली केवल ये रहता है फंडामेंटल मॉड या थर्ड हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन, जिससे वेवलेंथ और लेंथ ऑफ पाइप में रिलेशन आ जाता है, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन और फंडामेंटल टोन, और फंडामेंटल टोन। जो डिस्प्लेसमेंट वेव में जो एंड फिक्स क्लोज्ड है वहां हमेशा नोड बनेगा और जो ओपन है वो एंटी नोड बनेगा। अगर वही पाइप है, वही आर्गन पाइप है और ये हम कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेव दिखाएं, तो देखो यहाँ पे ये एंड तो नोड बनेगा, तो ये हो जाएगा लेंथ एल, ये लैम्डा 2/2 प्लस लैम्डा 2/4, ये लैम्डा 2 वेवलेंथ कह दें बाई 4 और ये लैम्डा 2/2, लैम्डा 2/2 प्लस लैम्डा 2/4 कितना हो जाएगा बेटा एल, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा 2/4 इज इक्वल टू एल, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 4l/3। ठीक है। यस सर। वेव स्पीड v है, वेव स्पीड v है तो फ्रीक्वेंसी क्या कह दोगे, v अपॉन लैम्डा 2, तो v अपॉन 3v/4l। अब 3 इंटू v/4l, v/4l क्या आया बेटा f1, 3f1, इसको f3 कहेंगे, इसका मतलब सेकंड हार्मोनिक एब्सेंट हो गया, 3 टाइम्स f1, तो दिस इज f3 इज थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। मतलब वहां पे भी जैसे एक स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स था एक एंड फ्री था, तो जो फिक्स्ड एंड था और फ्री एंड था तो वहां पे भी इवन हार्मोनिक प्रेजेंट नहीं थे, वही बात यहाँ पे आ गई। थर्ड हार्मोनिक ऐसे हम कहेंगे F4 एब्सेंट होगा, F5 होगा, फिफ्थ हार्मोनिक, फिर F7 होगा, F7 होगा सेवेंथ हार्मोनिक, ये F5 जो होगा वो 5F1 होगा, सेवेंथ हार्मोनिक, इसी को कह सकते हैं सेवेंथ हार्मोनिक, दैट इज 7F1। और इसी का अगर हम ये दिखाएं, ये तो डिस्प्लेसमेंट वेव दिखाया, डिस्प्लेसमेंट वेव। अगर इसी आर्गन पाइप में प्रेशर दिखाया जाए, प्रेशर दिखाया जाए, तो ये तो यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम और ये होगा आपका प्रेशर हो जाएगा यहाँ मैक्सिमम, यहाँ पे होगा मिनिमम। ऐसे बनेगा, यहाँ पे प्रेशर नोड एंटी नोड हो, तो इसको हम कह सकते हैं प्रेशर वेव। दोनों में 90 डिग्री फेज डिफरेंस है, जहां एंटी नोड होगा डिस्प्लेसमेंट का वहां नोड होगा प्रेशर का, जहां इसका नोड होगा वहां एंटी नोड होगा, जहां इसका प्रेशर का एंटी नोड होगा वहां पे नोड होगा, इसका नोड है तो वहां पे एंटी नोड।
ठीक है बेटा। तो ऐसे यहाँ पे कह सकते हो थर्ड हार्मोनिक। तो ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, F1 F2 F1 is to F3 is to F5 is to F7, ये हो गया आपका 1 is to 3 is to 5, 3 is to 5 is to 7. So only odd harmonics will be present. Odd harmonics will be present. Will be present. अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि पहला तो हम छोड़ देते हैं, पहला नहीं काउंट किया जाता है, पहला नहीं काउंट किया जाता है। तो ये पहला तो हटा के इसको हम कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन। दिस इज फर्स्ट ओवरटोन। इसको कहेंगे सेकेंड ओवरटोन। इसको कहेंगे थर्ड ओवरटोन। थर्ड ओवरटोन। सेवेंथ हार्मोनिक कौन सा ओवरटोन हुआ? थर्ड। सेकेंड ओवरटोन। पहले को छोड़ करके सीरियल से ओवरटोन लिखते हैं। तो जब भी क्लोज एंड या एक एंड फिक्स्ड है स्ट्रिंग का, थर्ड ओवरटोन की बात किया जाए, इसका मतलब सेवेंथ हार्मोनिक है। सेकेंड ओवरटोन की बात की जाए तो थर्ड हार्मोनिक है। इसमें ये बात हो गई। अब एक बात और आती है बेटा, क्या होता है कि when end correction is taken in account, देखो ध्यान से, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। when end correction is taken in account, end correction is taken in account, taken in account, end correction क्या होता है? देखो, जैसे हमारा ऑर्गन पाइप है, जैसे ऑर्गन पाइप है, ओपन है या एक एंड पे क्लोज्ड है, और इसका अगर ऑर्गन पाइप का कभी रेडियस दिया है क्वेश्चन में, रेडियस दिया जाए, पहले समझो होता क्या है एंड करेक्शन। क्या होता है कि जो इसके मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे होते हैं, मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे होते हैं, ये इसका जैसे ही लेंथ एल हुआ, एल लेंथ, अगर ये पाइप का एल लेंथ है, तो एग्जैक्टली जब यहाँ पे पार्टिकल पहुंचेंगे उसके बाद तुरंत ये इनका एसएचएम या जो मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे होते हैं, तुरंत ये डिसअपियर नहीं होते, क्योंकि ये प्रेशर के कारण तो कुछ ये लेंथ आगे जा करके नॉर्मल होता है बेसिकली। तो इफेक्टिव लेंथ जो होता है पाइप का, इट इज बिहेविंग लाइक कि इट्स लेंथ इज स्लाइटली इंक्रीज। क्योंकि जैसे ध्यान देना, जैसे पाइप के अंदर की हम बात कर रहे हैं, ऐसे पाइप है, उसके अंदर के एयर पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, दूसरे एंड पे जहां पे एक ओपन एंड है, जहां पे दूसरा एंड खुला है, तो जैसे ही पार्टिकल वहां पहुंचे तो तुरंत ही वो डिसअपियर नहीं होते, नॉर्मल नहीं होते, थोड़ा सा वो आगे तक जा करके फिर वो नॉर्मल होता है। तो जो इफेक्टिव लेंथ है बेसिकली उससे थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ये इफेक्टिव लेंथ थोड़ा यहाँ पे ज्यादा हो जाता है, इसी को कहते हैं एंड करेक्शन। तो ये एक्चुअल लेंथ तो स्ट्रिंग का यहीं तक है, लेकिन ये डेल्टा एल लेंथ ज्यादा हो जाता है दोनों साइड पे। अगर दोनों साइड ओपन है, दोनों साइड पे डेल्टा एल लेंथ कंसीडर किया जाता है, और ये जो डेल्टा एल की वैल्यू आएगी, इसको एंड करेक्शन कहेंगे। डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.6 टाइम आर। ध्यान देना, आर इज रेडियस ऑफ आर्गन पाइप, रेडियस ऑफ आर्गन पाइप। अगर दो एंड होगा, अगर दो एंड होगा, देखो ध्यान से, अगर दो एंड होगा तो फिर एल इफेक्टिव क्या कह दोगे? एल इफेक्टिव विल बी, एल पहले से है प्लस 2 इंटू 0.6 आर। तो हम यहाँ पे कह देंगे जो इफेक्टिव लेंथ हम फिर कंसीडर करेंगे, एल जो लेंथ है प्लस 1.2 आर। इफ बोथ एंड इज ओपन, इफ बोथ एंड इज ओपन, if both end is open for organ pipe। समझ में आई बात बेटा? if both end is open for organ pipe, then we can say L effective is 1 L plus 1.2 R। अब ये एक बात ध्यान देना कि जो L कहीं कहीं पे दिया रहेगा, ये जो 0.6 R है, R is the radius, R is the radius of organ pipe, R is the radius of organ pipe। अगर डायमीटर के टर्म में रहेगा तो क्या रहेगा? यही बात कहीं कहीं देखो, कंफ्यूज मत होना। तो कहीं कहीं पे एल इफेक्टिव लिखा जाएगा L प्लस 0.6
D is diameter of argon pipe. D is diameter of argon pipe. Diameter of argon pipe. जो लेंथ देगा यूनिट ध्यान रखना है, एल मीटर में दिया है तो हम जो 1.2 आर लिखेंगे वो भी मीटर में कंसीडर करेंगे। समझ गए बेटा? यस सर। हाँ, तो ये लेना, तो कुछ करना नहीं, कुछ नहीं। पूरे क्वेश्चन में अगर कभी भी वो ये नहीं कहेंगे कि यू हैव टू टेक end correction, if radius of argon pipe is given or diameter of argon pipe is given, that means it is understood you have to consider end correction also. तो उसमें वो अपने आप आपको होगा। कभी कभी क्या होगा कि रेडियस पूछ लेते हैं, रेडियस आर्गन पाइप पूछ लिया और कुछ दिया ही नहीं है, इसका मतलब वहां पे जो लेंथ ऑफ आर्गन पाइप कैलकुलेट करोगे वो जो लेंथ होगा वो इफेक्टिव आएगा। तो फिर अगर वो दोनों एंड ओपन है तो वो एल इफेक्टिव लिखोगे, एल गिवन प्लस 1.2 आर, तो वहां से रेडियस आ जाएगा और क्वांटिटी दी रहेंगी। और अगर फॉर वन एंड क्लोज्ड है, फॉर वन एंड क्लोज्ड आर्गन पाइप की बात करें, क्लोज्ड आर्गन पाइप, तो क्या एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा बोलो? एल इफेक्टिव क्या लिखोगे? एल प्लस 0.6 आर। समझ गए ना? क्योंकि एक ही एंड ओपन है। या इसी को कहोगे एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल प्लस 0.3 डी। ठीक है ना? यस सर। डी हो गया डायमीटर। क्वेश्चन इस पे आसान बनते हैं। अब एक पॉइंट रह गया, बीट्स फ्रीक्वेंसी। कुछ नहीं है यार, हम तुम्हें एक बार उस पे लॉन्गिट्यूडनल वेव पे और हम ले जाएंगे, ऐसे बीच बीच में बता देंगे। बाकी क्वेश्चन एकदम दहाड़ के दौड़ा करो एकदम कहीं से कुछ पूरा, लेकिन लेक्चर देखने के बाद समझ लेना एक एक चीज, पूरी फीलिंग आ गई है। हम एक बार लॉन्गिट्यूडनल कवर कर देंगे। देखो लास्ट टॉपिक इसका बीट। बीट क्या होता है? इफ टू आर मोर देन, वी कैन से टू आर मोर देन, इफ टू, सपोज यहाँ पे लिखें, इफ टू साउंड सोर्स, if two sound source having अभी लिख ले फिर बात समझाते हैं। having small difference in frequencies sounded together, then periodic variation in intensities, in intensity is observed with time. This periodic variation in intensity is known as beat. This periodic variation with time is known as beats. Difference in frequencies is known as beat frequency. अभी प्रूफ दे रहे हैं। बीट फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। लेकिन इसका एक बात ध्यान रखना कि देयर शुड बी स्मॉल डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी।
तभी ऑब्जर्व कर पाएंगे। बीट प्रोड्यूस होगा लेकिन ऑब्जर्व नहीं होगा, तो ऑब्जर्व नहीं होगा तो उसको कंसीडर जनरली नहीं करते हैं। मतलब डिफरेंस 10, 15, 20, 2, 5, 4 मतलब 10, 15 से के बीच ही कम ही हो, तो उसको हम कहेंगे जो डिफरेंस होगा दोनों के फ्रीक्वेंसीज में, जो साउंड सोर्स हैं जो एक साथ दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं, उनके डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज, जो डिफरेंस होगा फ्रीक्वेंसीज का, उसको हम कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। देखो इसका प्रूफ देखो कहां से है, कुछ नहीं, सब आसान। मान लेते हैं कि एक साउंड सोर्स है, लेट y1 इज, और वो साउंड कर रहा है ए साइन ओमेगा टी, 2 पाई f1 t माइनस के एक्स कह सकते हैं। दूसरा सोर्स है ए साइन सेम एम्पलीट्यूड 2 पाई f2 t माइनस के एक्स कह सकते हैं ना बेटा। यस सर। दो सोर्स लिया, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम लिया, सेम इसलिए एम्पलीट्यूड ले रहे हैं तब एक्चुअल में ऑब्जर्व कर पाएंगे, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी फिर जीरो होगी। और अगर A1 दोनों के A1 A2 रहेगा, दोनों का A1 A2 में डिफरेंस बहुत कम रहेगा तो कंट्रास्ट रहेगा, तो फिर हमें हाई और लो का वो वेरिएशन नहीं सुनाई देगा, इसलिए एक बार जीरो हो जाएगा, एक बार मैक्सिमम हो जाएगा। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ t and x लेट एट x इज इक्वल टू 0। टू सिंप्लीफाई इट, तो y1 हम कह रहे हैं a साइन 2 पाई f1 t, y2 कह रहे हैं a साइन 2 पाई f2 t। इसको फर्स्ट कह दें, इसको सेकंड कह दिया जाए। अब इनका y रिजल्टेंट लिख दें, क्या लिख दोगे y रिजल्टेंट? y1 प्लस y2 क्या हो जाएगा बेटा? दोनों को अगर हम यहाँ पे लिख दें वाई आर इज इक्वल टू 2a साइन a प्लस साइन b, डायरेक्ट लिख दूं? यस सर। देखो 2a साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस साइन b बाई 2, साइन ये होता है, आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ बेटा, साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2, और कुछ नहीं कर रहे, तो 2 हम पहले ही ले लिए बाहर। अब बचा क्या इसके अंदर? साइन ऑफ, ये हो गया a, ये हो गया b, a प्लस b बाई 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई f1 प्लस f2 इंटू टी, इंटू दूसरा जो रहेगा वो होगा cos f1 माइनस f2 इंटू पाई इंटू टी। तो ये हो गया y रिजल्टेंट आया 2a cos ऑफ f1 माइनस f2 इन, ये cos ऑफ पाई f1 माइनस f2 t इंटू साइन पाई f1 प्लस f2 इंटू टी। अब इसमें ये बताओ, जो रिजल्टेंट वेव हमने लिखा इसमें कौन सा एम्पलीट्यूड, कौन टर्म होगा जो एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, तो कौन एक्चुअल वेव को रिप्रेजेंट करेगा? ये फाइंड करने के लिए देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 पाई f2 है, तो 2 पाई t का कोफिशिएंट है, f2 का कोफिशिएंट 2 पाई t है, और हम कह रहे हैं f1 f2 नियरली सेम है, तो 2 पाई t, f1 भी कह सकते हैं नियरली मतलब अप्रोक्सीमेट। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, f1 प्लस f2 का ऐड करोगे तो यहाँ पे नियरली 2f1 कह सकते हो या 2f2 कह सकते हो ना। यस सर। साइन वाला जो टर्म है, साइन वाला टर्म है वो एक्चुअल वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस, ये बहुत कम वैल्यू आ गई, एक्चुअल वेव की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखो कितना है, f2 है या f1 है, देखो फर्स्ट और सेकंड से f1 का कोफिशिएंट कितना है, 2 पाई t है, f2 का 2 पाई t है। यहाँ f1 f2 को हम कहें तो पाई t है, लेकिन f1 प्लस f2 ऐड करोगे जब स्मॉल डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी होगा कि नियरली 2f1 या 2f2 के बराबर आ रहा है कि नहीं। यस सर। ये एक्चुअल वेव को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड, ऐसे बताते हैं। तो ए आर जो आएगा, ए आर वो आएगा 2a cos ऑफ पाई f1 माइनस f2 इंटू टी। अब ये बताओ कि जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तब इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यस। एट t इज इक्वल टू 0 AR will be maximum,
AR कब कब मैक्सिमम होगा, या हम कह सकते हैं AR will be maximum कब कब मैक्सिमम होगा, जब हम कहें पाई F1 माइनस F2 इंटू टी इज इक्वल टू 0, या T1 कह दें टाइम, तो T1 0 पे 0 सेकंड पे भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ तो इंटेंसिटी क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। Yes, Yes, sir. sir. ये कॉस वाला टर्म, जब ये ध्यान देना कॉस वाला ये टर्म 0 होगा तो एम्पलीट्यूड उस समय ये कॉस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा रिजल्टेंट का। नेक्स्ट टाइम कब मैक्सिमम होगा, अगेन एट T2 पाई F1 डिफरेंस F1 माइनस F2 इंटू T2 इज इक्वल टू पाई हो जाए, ये पाई हो जाएगा तो -2 ये आएगा ना बेटा। Yes, Yes, sir. sir. इंटेंसिटी क्या होता है, AR का होल स्क्वायर होता है, तो माइनस होने से फर्क नहीं पड़ेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोबारा T2 कब होगा इंटेंसिटी मैक्सिमम, 1/F1 माइनस F2। तो टाइम इंटरवल क्या आ गया, व्हेन इंटेंसिटी हमें एक बार T1 0 पे सुनाई दिया, एक बार T2 पे सुनाई दिया, तो टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा ऑफ इंटेंसिटी, टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव maximum intensity time taken between two successive maximum intensity, क्या लिखोगे बेटा, T2 1/F1 minus time F2. taken between two successive maximum intensity is equal to T2 minus T1, यही तो आया ना। Yes. Yes, sir. ये हो गया डेल्टा टी टाइम, मतलब कि ये आ गया डेल्टा टी टाइम दो अल्टरनेट इंटेंसिटी के बीच का टाइम ये आया, जो हमें सुनने में जो टाइम मिला, मतलब हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी, उसके बाद फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी। अगर हम ये ग्राफ ड्रा करें इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, चलिए इसको हम मैक्सिमम यहाँ से करते हैं, इंटेंसिटी वर्सेस टाइम अगर हम लिखें टाइम, तो एक T0 पे हमें मैक्सिमम सुनाई दिया, और अगला कब सुनाई दिया बेटा, T2 टाइम, या इसी को T1 कह रहे हैं, समझ पा रहे हो बात को, Yes, इसके sir. बीच का टाइम। तो एक मैक्सिमा हमें इंटेंसिटी ऑब्जर्व करने का टाइम हमें पता लग गया डेल्टा टी। तो अगर हम आपसे पूछे कि 2 सेकेंड में, या हम कहें 0.2 या 0.1 सेकेंड में हमें एक सक्सेसिव इंटेंसिटी सुनाई दी, मतलब सुनाई दिया, अगला जो इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई दिया वो 0.1 सेकेंड के बाद सुनाई दिया, तो टू सक्सेसिव मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व करने के लिए टाइम इंटरवल है 0.1 सेकेंड। अब हम आपसे कहें कि एक सेकेंड में कितनी बार मैक्सिमम सुनाई देगा, 10 times. 10 times. अगर मान लो कि हाँ 10 टाइम हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, बस खत्म बात हो गई, दैट इज नोन एज बीट फ्रीक्वेंसी, कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी, बस खत्म, कुछ नहीं, खत्म। नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व, number of maximum intensity observed in 1 second, is known as number of maximum intensity observed in 1 second is known as beat frequency. सिंपल। बीट फ्रीक्वेंसी क्या कहोगे, इज इक्वल टू, अभी F1 डिफरेंस रहेगा, यहाँ पे कोई भी एक ज्यादा हो सकता है, F1 डिफरेंस, this notation stand for difference, this is difference, जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, इसको हम कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। अब सुनो, जैसे बीट फ्रीक्वेंसी, अगर मान लो जैसे ट्यूनिंग फार्क है, दो ट्यूनिंग फार्क है, ए और एक ट्यूनिंग फार्क है बी,
ट्यूनिंग फॉर्क बी, दोनों को वाइब्रेट किया गया एक साथ। स्टेम कहते हैं इसको, प्रॉन्ग कहते हैं। अगर इसको वाइब्रेट किया गया, एक की फ्रीक्वेंसी है 250 हर्ट्ज और हमें बीट सुनाई दे रहा है 10, number of beat observed, beat frequency observed is, beat frequency observed is 10 hertz. Find frequency of tuning fork B. बताओ। 260 और 240। भी हो सकता है दोनों में से। हाँ बोलो बेटा, दोनों में से 260 कोई भी हो 240 सकता है। बोथ। बिल्कुल, तो ये हम कहेंगे 250 प्लस माइनस 10, 240 हर्ट्ज हो जाए या हम कहें 260 हर्ट्ज हो जाए, सिंपल, मतलब 10 का डिफरेंस होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये कहा जाए कोई भी ट्यूनिंग फॉर्क है, वैक्सिंग एंड वेनिंग, मतलब ट्यूनिंग फॉर्क, ध्यान समझना बेटा, कुछ नहीं है। अगर मान लो कि कोई ट्यूनिंग फॉर्क है, इसकी फ्रीक्वेंसी है FA, अगर इसके ऊपर हम वैक्स ऐड करते हैं, मतलब इसके कोई भी मटेरियल पे कुछ और इसमें मास अटैच कर दिया जाए इनके प्रॉन्ग पे, अब इनको वाइब्रेट कराएंगे तो इनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी कि बढ़ेगी? सर बढ़ जाएगी। कम होगी। ध्यान सुनो बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन ये है इसकी फ्रीक्वेंसी FA, अब इसके ऊपर हमने कुछ ऐड कर दिया, यहाँ पे वैक्स ऐड कर दिया इनके प्रॉन्ग पे, तो ऐड कर दिया, अब इसको वाइब्रेट करेंगे तो FA डैश हो गया, तो FA डैश की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि अब ये इसका मास बढ़ गया ना बेटा। फ्रीक्वेंसी जैसे पहले वाइब्रेट करा दोनों, और ये लाइटर है तो ये वाइब्रेट कर रहा है, तो 1 सेकंड में जो वाइब्रेट करेगा जो फ्रीक्वेंसी होगी, अगर उस पे हम मास अटैच कर देंगे दोनों प्रॉन्ग पे, तो वो नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीज कर जाएगा ना 1 सेकंड में बेटा। बोलो। यस सर। फ्रीक्वेंसी आफ्टर वैक्सिंग, इसका मतलब हो गया कि यहां से हम कह रहे हैं आफ्टर एडिंग वैक्स frequency of tuning fork will decrease, will decrease। और अगर हम कहें वेनिंग, मतलब ये रहा कि अगर हम कहें ये ट्यूनिंग फॉर्क है, इसका फ्रीक्वेंसी FA, इसका फ्रीक्वेंसी है FA, ठीक है बेटा। यस सर। अभी इसको अगर हम कह दें कि आफ्टर वेनिंग इसका मास कुछ डिक्रीज कर दिया जाए, मतलब रब कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा शार्प एज हो गया, स्टेम, प्रॉन्ग, स्टेम तो वही रहा, प्रॉन्ग का मास कुछ कम हो गया, तो इसका फ्रीक्वेंसी अब अगर वाइब्रेट कराएं तो FA डैश हो गया, तो आफ्टर वेनिंग हम कहेंगे कि FA डैश विल बी ग्रेटर देन FA। समझ में आया? यस सर। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी क्योंकि लाइटर हो गया, तो अब जो फ्रीक्वेंसी इसकी होगी वाइब्रेशन की 1 सेकंड में, वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर गई, तो इसको कहते हैं, तो इस पे भी क्वेश्चन मीन्स मेनली ये समझ लो, इन लोगों का ये रहता है। देखो अब क्या होगा कि ये कहा गया कि 2 ट्यूनिंग फॉर्क हैं, एक है FA, एक है FB।
इसका फ्रीक्वेंसी है बी, इसको हम कह दें 260 हर्ट्ज। दोनों को एक साथ वाइब्रेट किया गया। बीट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड is 20 हर्ट्ज। कोई नहीं, बीट फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज ऑब्जर्व हुआ एंड after waxing of tuning fork B, after waxing of FB tuning fork B, both again vibrated and beat frequency observed is 20 हर्ट्ज। फिर से 20 हर्ट्ज ऑब्जर्व हुआ। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क ए। बताओ क्या होगा ट्यूनिंग फॉर्क ए की फ्रीक्वेंसी? टू 80 या 240? 280 या 240? सर 280। ये बताओ, आफ्टर वैक्सिंग हमने कहा है आप बी या वैनिंग कहा? बोलो। वैक्सिंग। हाँ, आफ्टर सर वैक्सिंग 240 हो जाएगा ना? सर 240। ये की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 240। 40 होगा। बस यही सब पूछते हैं यार। अब देखो ये 240 होगा क्योंकि देखो बेटा, जब क्या हुआ कि जब दोनों वाइब्रेट हुआ बीट फ्रीक्वेंसी 20 रहा, एफए की पॉसिबिलिटी रही 280 हर्ट्ज या 240 हर्ट्ज। ये बात समझ गए होंगे सब लोग। ये दोनों में से एक फ्रीक्वेंसी होगी एक ही। लेकिन जब ये कहा गया कि इस पे वैक्स ऐड कर दिया गया, ध्यान देना, वैक्स ऐड करके इसको वाइब्रेट कर रहे हैं तो फिर बीट फ्रीक्वेंसी आ रही। वैक्स ऐड किए इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई होगी कम हुई होगी। अगर एफए, ध्यान देना हमारी बात, अगर एफए 280 होता तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती? और बढ़ती। यस सर। लेकिन ये क्या हो रहा है कि फिर जब ये, इसका मतलब कि 240 रहा होगा और जब इस पे वैक्स ऐड किया तो पहले ये 260 हायर हो गया, और जब इसमें वैक्स ऐड किया फिर वाइब्रेट किया गया तो ये 220 हर्ट्ज पे वाइब्रेट कर रहा है। फिर दोनों का डिफरेंस वही आ गया 20। समझ में आई बात? यस सर। एकदम क्लियर? यस सर। अब देखो ध्यान से बेटा सब लोगों को, थ्योरी पार्ट कुछ नहीं है लेकिन हम तब भी कुछ चीजें अब इकट्ठे एक के बार में सब नहीं, लेकिन मतलब रिवीजन में क्यों करता रहता हूँ। ये तुम एक बार पूरा जो हमने लेक्चर दिए हैं, जितने लेक्चर हैं सारे देख के एक बार पूरा थ्योरी रिवाइज कर लो। और हमें मालूम है कहाँ पे रिवाइज करने की जरूरत है, तो हम वो कुछ पॉइंट जहाँ पे तब तुम्हें समझ में भी मजा भी आएगा, एक्चुअल में फील भी होगा। जब पढ़ो तुम उसको एक बार रिवाइज करो, होता है आता है नहीं उसका चिंता ना करो, नहीं समझ में आ रहा है और देखो तब भी देखो क्या लिखा है क्या नहीं, तो हमें पता है। फिर हम वही चीज फोकस करके फिर वही जब एक्सप्लेन करेंगे तो मजा आ जाएगी बात, क्योंकि इसमें बहुत 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 स्कोरिंग है एडवांस के पॉइंट से एज वेल एज मेंस के पॉइंट से। इसीलिए हमने ये जनरली क्या होता है टॉपिक, लोग इसको लास्ट में रखते हैं, फिर तुम्हारा 11वीं का फाइनल आ जाता है हर कोचिंग में हर जगह पे, और ये वो बात नहीं हो पाती, तो इसलिए हमने इसको पहले पकड़ लिया था। हीट वूट में कुछ ऐसा नहीं है, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस वगैरह, तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा ढिलाई भी कर जाते हैं, उनके बोर्ड आ जाते हैं और सिलेबस वो नहीं हो रहा होता, तो इसलिए हमने इसको पकड़ किया। और मैं फिर कल तुम लोग पूरा अपनी तरफ से पढ़ो और हम पूछेंगे, जितना हमने पढ़ाया है पूरा रिवाइज करो, वेब में शुरू से लेके लास्ट तक जितना भी बताया है। हम परसों फिर थोड़ा 2 घंटे क्लास लेंगे और उसमें 2 घंटे, और फिर उसमें हम थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर के कहीं से कोई पॉइंट कुछ जो हमें मालूम है डिफिकल्टी होगी,
वो लॉन्गिट्यूडनल वेव पे कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो बाकी हमने खूब समझाया और देखना कहीं भी किसी कुछ डाउट है तो पर्सनली मुझे मैसेज कर देना। वो मत सोचना कि क्या सर सोचेंगे, ये वो कुछ मतलब नहीं है, वो मैं वहाँ पे अपने में कंसीडर करके उसको हाईलाइट करके और थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये जो दो हमने कहा था कि बस बल्क मॉडल तो इसका रिलेशन वाला लर्न कर लेना, उसकी चिंता न करो, उसके बाद अभी हम वहीं पे आएंगे और वो हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये हमने बताया था वेव स्पीड जब लॉन्गिट्यूडनल वेव का लिख रहे थे, गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में हमने कहा यंग्स मॉडुलस अपॉन ये दो तीन चीजें, तो वो उसको हम बता देंगे कि वो होता क्या है, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, और वो कुछ ऐसा नहीं बहुत आसान। ठीक है बेटा। यस। तो अच्छे से कल जो है हम टाइम दे रहे हैं पूरा इत्मीनान से, ये मत कहना कि टाइम नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं यार, एकदम बिल्कुल लग करके कर दो, और उसके बाद जिससे हम रिवाइज करा दें, शीट वूट में ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं। और